हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। आज हम सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता से प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रश्न देखते हैं जो हमारे वन लाइनर हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 प्रक्रियात्मक विधि है। कैसी विधि है? प्रक्रियात्मक। ठीक है। दिनांक 1 जनवरी सन 1909 से दीवानी प्रक्रिया संहिता लागू हुई है। सीपीसी कब लागू हुई है? 1 जनवरी 1909 से। कब लागू हुई है? 1 जनवरी 1909 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 2002 कब प्रवर्तित हुई है? 1 जुलाई 2002 से। ये हमारा उत्तराखंड में देखो पहले आया हुआ है क्वेश्चन 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट, स्लेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम भारत संघ। इसमें हमारा 2002 की जो सीपीसी है उसको संवैधानिक वैध ठहराया है। ठीक है। ये भी हमारा उत्तराखंड में आया हुआ है 2008 में। ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का विस्तार हमारा संपूर्ण भारत पर है, सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य तथा नागालैंड एवं जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर। यह हमारा जब पहले विशेष दर्जा मिला हुआ था तब हमारा जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी हमारा लागू है। ये सब हमारे क्वेश्चन देखो उत्तराखंड जे में पहले आए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भूमि विधि एवं स्थानीय विधियों के मामले में लागू नहीं होती। किस में लागू नहीं होती? भूमि विधि और स्थानीय विधियों के मामले को लागू नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबंध रिट याचिकाओं पर भी लागू नहीं होते। भूमि विधि और स्थानीय विधि पर लागू नहीं होते, रिट याचिकाओं पर भी लागू नहीं होते हैं। ठीक है। एक डिक्री प्रारंभिक, अंतिम, अंशतः प्रारंभिक, अंशतः अंतिम हो सकती है। प्रारंभिक हो सकती है, अंतिम हो सकती है, अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम भी हो सकती है। ठीक है। डिक्री के अंतर्गत निम्न आते हैं। क्या क्या आता है डिक्री के अंतर्गत? वाद पद का नामंजूर किया जाना डिक्री के अंतर्गत आता है। धारा 144 के अंतर्गत किसी पर्सन का अवधारण डिक्री के अंतर्गत आता है। और वाद का प्रतिप्रेषण डिक्री के अंतर्गत आते हैं। 3 पॉइंट हैं हमारे जो डिक्री के अंतर्गत आते हैं। वाद का नाम मंजूर किया जाना, धारा 144 के अंतर्गत किसी पर्सन का अवधारण करना, वाद पत्र का प्रतिप्रेषण डिक्री के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं हमारे डिक्री के अंतर्गत कौन से आवश्यक तत्व नहीं है। कौन से नहीं है डिक्री के अंतर्गत? एक न्याय निर्णय जिसे उसी प्रकार अपील की जा सकती है जैसे किसी आदेश से अपील की जाती है, यह हमारा डिक्री के अंतर्गत नहीं आता। वर्गीकरण के कारण वाद पत्र खारिज करने वाला कोई आदेश नहीं आता। फिर आता है हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत डीम्ड डिक्री से अभिप्रेत है निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक डिक्री तैयार की जाए। डीम्ड डिक्री क्या होती है? निर्णय का अंतिम पैराग्राफ जब तक डिक्री तैयार की जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मामलों में प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। किन मामलों में प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है? बंटवारे के लिए वाद में, साझेदारी के लिए वाद में, कब्जा एवं मध्यवर्ती लाभ के वाद में। ये हमारा पूछ लिया जाता है। प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है, ये उत्तराखंड जे में पहले आया हुआ है। बंटवारे के लिए वाद में, साझेदारी के लिए वाद में, कब्जा एवं मध्यवर्ती लाभ के वाद में। डिक्री धारक कहाँ दिया गया है? धारा 2 की सब क्लोज 3 में। कहाँ दिया गया है डिक्री धारक? धारा 2 की सब क्लोज 3 में। क्या होता है डिक्री धारक? जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है उसे कहते हैं डिक्री धारक। ठीक है। डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है। ठीक है। फिर आता है हमारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 और सब क्लोज 5 में क्या दिया गया है? विदेशी न्यायालय। क्या होता है विदेशी न्यायालय? एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और भारत सरकार के अधिकारित्व के अधीन स्थापित नहीं हुआ है। भारत के बाहर स्थित है और भारत सरकार के अधिकारी के
सत्ता के अधीन स्थापित नहीं हुआ है। यह हमारा विदेशी न्यायालय। ठीक है, फिर आता है हमारा धारा 2 की सब क्लोज 9 में निर्णय। निर्णय का क्या अर्थ है? आदेश या आज्ञापति के आधारों का कथन। एक आदेश या आज्ञापति के आधारों का कथन। ठीक है, अब आता है धारा 2 की सब क्लोज 11। इसमें दिया गया है विधिक प्रतिनिधि, जो न तो विधिक वारिस है और न ही मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है, वह विधिक प्रतिनिधि नहीं है। 2 की 11 में दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं विधिक प्रतिनिधि कौन है। कौन है विधिक प्रतिनिधि? जो मृतक की संपदा, मृतक व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है, जो मृतक व्यक्ति की संपदा में दखलंदाजी करता है, जो प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है, उसके विरुद्ध प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है, वहाँ उस पक्षकार के मरने पर संपत्ति उसमें निहित होती है। वसीयतदार, जो मृतक की संपदा का केवल एक भाग प्राप्त करता है। ये सब हमारे विधिक प्रतिनिधित्व हैं। प्राकृतिक वारिस है हमारा, संपत्ति का अदाता है, हिंदू सैधाई की और विवाहित पुत्रियां है, निष्पादक और प्रशासक है। ये हमारे सब विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा लेनदार। लेनदार विधिक प्रतिनिधि नहीं होगा। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 सब क्लोज 12 में अंतकालीन लाभ दिया गया है। ये पूछ लेते हैं अंतकालीन लाभ कहाँ दिया गया है? धारा 2 की सब क्लोज 12 में। ये पहले भी देखो आया है उत्तराखंड MP में। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट। आदेश को कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 2 की सब क्लोज 14 में। कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 2 की सब क्लोज 14 में। और भाई विहित प्रिस्क्राइब्ड कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 2 की सब क्लोज 16 में। नियम हमारा विहित है जो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अपने पीछे एक लड़का X और एक विवाहित पुत्री Y छोड़कर मर जाता है। X लड़का और Y पुत्री छोड़कर मर जाता है। ए के द्वारा संस्थित किए गए वाद को उसकी मृत्यु के पश्चात X और Y दोनों के द्वारा वैश्यत विधिक प्रतिनिधि जारी रखा जा सकता है। X और Y लड़के को छोड़कर मर जाता है ए, और X और Y को विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। ठीक है, फिर आता है सिविल प्रक्रिया संहिता 2 की 17 धारा 2 की सब क्लोज 17 में लोक अधिकारी। लोक अधिकारी क्या है? न्यायाधीश। लोक अधिकारी अर्थ के भीतर न्यायाधीश लोक अधिकारी है। एक व्यक्ति जो सेवा में है और सरकार से वेतन पाता है, वो हमारा लोक सेवक है। ठीक है, अब देखते हैं लोक अधिकारी नहीं है। देखो पूछ लेते हैं कौन लोक अधिकारी नहीं है। उत्तराखंड में ये पूछा गया है हमारा। ग्राम पंचायत का सरपंच लोक अधिकारी नहीं है, नगर पार्षद लोक अधिकारी नहीं है, किसी निगम का अधिकारी लोक अधिकारी नहीं है। अब आती है हमारी धारा 3। धारा 3 में हमारा क्या दिया गया है? लघुवाद। क्या? लघुवाद न्यायालय। केवल यहाँ पर उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। लघुवाद न्यायालय केवल उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। धारा 3 में दिया गया है। फिर आता है हमारा धारा 6। धारा 6 में हमारी दीवानी न्यायालय। इसमें हमारे धन संबंधी अक्षेत्राधिकार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? धारा 6 धन संबंधी अक्षेत्राधिकार से। ठीक है, नेक्स्ट 20 लाख रुपए के वाद को आरंभिक अधिकारिता वाले जिला न्यायाधीश के न्यायालय में संस्थित किया जाता है। 20 लाख रुपए के मूल्य के वाद को जिला न्यायालय में संस्थित किया जाता है। यह हमारा उत्तराखंड में पूछा गया है पहले भी। ठीक है, अब आता है हमारा भाग 1 साधारण वादों के विषय में। जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। कहाँ दिया गया है? धारा 9 में। न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे जब तक कि वो वर्जित न हो। धारा 9 में दिया गया है। ठीक है, धारा 9 हमारी सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध किया जाता है। धारा 9 में सिविल प्रकृति से संबंधित यह हमारा उत्तराखंड जे में पूछा गया है। धारा 9 में क्या? सिविल प्रकृति के दावा संबंधित उपबंध दिया गया है। ठीक है, सभी सिविल न्यायालयों को उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के वादों का विचारण की अधिकारिता है। जो हमारे वर्जित हैं उनको छोड़कर और सभी वादों का विचारण
धारणों के अनुसार किया जा सकता है। अब देखते हैं सिविल प्रकृति के वाद कौन से हैं। संपत्ति का अधिकार सिविल प्रकृति का है एक वाद जिसमें किसी पद संबंधित अधिकार है, ये हमारे सर सिविल प्रकृति से संबंधित वाद है। पूजा के अधिकार हमारा सिविल प्रकृति से संबंधित वाद है। यहाँ पूछ लेते हैं कि सिविल प्रकृति के कौन कौन से वाद है। संपत्ति का अधिकार का वाद, किसी पद संबंधी, पूजा संबंधी, है हमारे उत्तराखंड में पहले भी पूछा गया है। ये हमारे सिविल प्रकृति के वाद हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मंदिर में चढ़ावा, ये भी हमारा सिविल प्रकृति का संबंध, सिविल प्रकृति से। कॉमन लॉ राइट, विशिष्ट अनुतोष हेतुवाद, भागीदारी से संबंधित वाद। एक बार देख लेना सिविल प्रकृति से कौन कौन से हैं, कितनी बार देखो पूछा गया है उत्तराखंड जे में। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए वाद, जलूस निकालने का अधिकार, सेवा में बर्खास्ती के विरुद्ध वाद, मृतक को दफनाए जाने का अधिकार संबंधी वाद, ये सब हमारे सिविल प्रकृति से संबंधित वाद हैं। निर्वाचन को अवैध घोषित कराने का वाद, वेतन की बकाया राशि के लिए वाद, किराए के लिए वाद, किसी जाति के सदस्य को उसी जाति से निष्कासित कराने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत दावा, ये सब हमारे क्या होंगे, सिविल प्रकृति के वाद होंगे। अब देखते हैं हमारे कौन से सिविल प्रकृति के वाद नहीं है, दीवानी प्रकृति के वाद नहीं है। कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारा सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध वाद, ये हमारा सिविल प्रकृति का नहीं है। जाति से निष्कासन के विरुद्ध वाद, ये भी हमारा सिविल प्रकृति का नहीं है। जाति के इस नियम का पालन करने के लिए वाद कि किसी लड़की की शादी हो और वह जाति को कोई राशि दे, ये हमारे सिविल प्रकृति के वाद नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है किसी के भोज के निमंत्रण में उसी जाति के सदस्यों को अलग रखने पर उसके द्वारा प्रस्तुत वाद, ये भी हमारा सिविल प्रकृति का नहीं है। स्वैच्छिक भुगतान अथवा चढ़ावे की वसूली के लिए वाद, ये भी हमारा सिविल का नहीं है। राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद, सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध वाद, ये हमारे सिविल प्रकृति के नहीं है। इनको कौन से वाद सिविल प्रकृति के हैं, कौन से नहीं है, एक बार देख लेना, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट धारा 10, धारा 10 है हमारी रेस सब जुडिस। क्या है धारा 10, रेस सब जुडिस, विचाराधीन न्याय का नियम। ठीक है। वाद का रोक दिया जाना। धारा 10 में हमारा रेस सब जुडिस दिया गया है, विचाराधीन वाद का नियम इसको हिंदी में बोलते हैं। पश्चातवर्ती वाद के विचारण को रोकता है। ठीक है। धारा 10। फिर आते हैं न्यायाधीन वाद का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत पश्चातवर्ती वाद के स्थगन के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। चलो अब शर्तें देखते हैं कौन कौन सी हैं। भी यह है कि वाद का विवादित विषय वस्तु, प्रत्यक्ष और सार्थ प्रथम वाद में विवादक के समान है। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, दूसरे वाद में पक्षकार समान है। यह है कि जिस न्यायालय में पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत हुआ है वह ऐसे वाद को नुस्तोष देने में सक्षम है। ठीक है। लेकिन यह है कि पूर्व वाद विदेशी न्यायालय में संस्थित यह आवश्यक नहीं है। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारतीय न्यायालय को परिवर्तित नहीं करेगा। विदेशी न्यायालय में कोई वाद लंबित है, फिर उसी वाद हेतु को आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत के न्यायालयों में परिवर्तित नहीं करेगा। ठीक है। फिर आता है हमारी धारा 11, धारा 11 है हमारी रेस जुडिकेटा। क्या है धारा 11, रेस जुडिकेटा, पूर्ण न्याय। ठीक है। धारा 11 में पूर्ण न्याय का सिद्धांत से संबंधित है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा से संबंधित है। पूछ लेता है उत्तराखंड में पहले भी पूछा गया है। रेस जुडिकेटा कौन सी धारा में है, धारा 11 में। ठीक है। धारा 11 में अंतर्विष्ट पूर्ण न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित सूत्रों पर आधारित है। कौन से सूत्र हैं वो, किसी को एक वाद हेतु के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाएगा। ठीक है। लोकहित में किसी मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, या लोकहित में है कि किसी मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। यह सूक्तियाँ देख लेना। न्यायालय के निर्णय को सही और अंतिम बनाना है। धारा 11 का क्या, धारा 11 के हमारे ये 3 पॉइंट हैं। किसी को एक वाद हेतु के लिए 2 बार परेशान नहीं किया जाएगा,
यह लोकहित में है, मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए और न्यायालय के निर्णय को सही और अंतिम बनाना है। पूर्ण न्याय का जो सिद्धांत लागू होता है वह पूर्ववर्ती वाद का विषय प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद हो। ठीक है, प्रत्यक्ष और सार्थ हो। पूर्ण न्याय का सिद्धांत वाद एवं डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही पर भी लागू होता है। वाद और डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाहियों पर भी लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्ण न्याय का नियम सहवादियों एवं सहप्रतिवादियों के बीच लागू होता है। किसके बीच लागू होता है? सहवादियों और सहप्रतिवादियों के बीच लागू होता है। नेक्स्ट, सहप्रतिवादियों के मध्य प्रागन्याय के नियम को लागू करने के लिए प्रतिवादी गणों के बीच उठे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से हो गया हो, इस शर्त का पालन किया जाना चाहिए। प्रतिवादियों के बीच उठे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दरियाओं बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो केस है, इसमें हमारा उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया गया है कि अनुच्छेद 226 है, उसके अंतर्गत जो याचिका गुण दोषों के आधार पर निरस्त कर दी गई है वह प्राग न्याय के रूप में लागू होगा और उन तथ्यों व आधारों पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो 226 में गुण दोषों के आधार पर निरस्त कर दी गई है वह धारा 11 के रूप में लागू होगा और उन्हीं तथ्यों व आधारों पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्राग न्याय हमारा विधि के शासन का आवश्यक भाग है। किसके शासन का आवश्यक भाग है? विधि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम सरवर बनाम भारत संघ और दरियाओं बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में यह निर्णय दिया गया है प्राग न्याय का जो सिद्धांत है हमारा रिट याचिकाओं पर तो लागू होता है, लेकिन जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। रिट याचिकाओं पर तो लागू होता है लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, प्राग न्याय का सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण रिट मामलों में लागू नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका मामलों में यह लागू नहीं होता है। हमारे प्राग न्याय से संबंधित वाद है, इनको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 का जो स्पष्टीकरण 4 है, इसमें आणविक प्राग न्याय का नियम है, नियम वर्णित किया गया है। द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पूछ लेते हैं। द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहाँ है? धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी विवादक जो सीमित अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंतिम रूप से निश्चय किया जा चुका है तो किसी पश्चातवर्ती वाद में पूर्ण न्याय के रूप में प्रयुक्त होगा। कहाँ पे? पश्चातवर्ती वाद में पूर्ण न्याय के रूप में प्रयुक्त होगा, जिसका विचारण करने के लिए पूर्वोक्त न्यायालय सक्षम नहीं है। ठीक है, प्राग न्याय के पीछे विहित लोक नीति संबंधी कारण रिट कार्यवाहियों पर भी लागू होते हैं। लोक नीति संबंधी कारण रिट कार्यवाहियों पर भी लागू होते हैं। यह अपने हक के आधार पर भूमि के कब्जे के लिए व्यय के विरुद्ध वाद लाता है। यह अपने हक के आधार पर व्यय के विरुद्ध वाद लाता है। इस वाद में डिक्री हो जाती है। व्यय ने यह अविवचन नहीं किया कि उसने जो सुधार किए थे उसके लिए प्रतिकर मिलना चाहिए। अब व्ययवाद हमारा संस्थित नहीं कर सकता। उसने पहले अविवचन नहीं किया कि उसने जो सुधार किए थे उसके लिए उसे प्रतिकर मिलना चाहिए था। अब व्ययवाद संस्थित नहीं कर सकता। ठीक है, एक विधायी न्यायालय के निर्णय को संहिता की धारा 13 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। धारा 13 है जो धारा 13 केवल दीवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। विदेशी न्यायालय के जो निर्णय हैं धारा 13 के अंतर्गत केवल दीवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विदेशी निर्णय जो प्रत्यक्ष किसी विषय में हुआ है उन्हीं पक्षकारों के बीच निर्णायक होता है जब मामले के गुण और दोष के आधार पर किया गया हो। क्या दिया गया है? जो विदेशी निर्णय है
उन्हीं पक्षकारों के बीच निर्णायक होता है जो मामले के गुण और दोष के आधार पर दिया गया है। अब आता है वाद करने का स्थगन। ये हमारा धारा 15 के अंतर्गत निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में दायर किए जाते हैं। वाद करने का स्थान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में दायर किए जाते हैं। धारा 15 में कहाँ दायर किए जाते हैं? निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में। अब आती है धारा 16। धारा 16 के अंतर्गत हमारी अचल संपत्ति से संबंधित वाद। अचल संपत्ति से संबंधित वाद दायर किया जा सकता है जिस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह संपत्ति स्थित है। कहाँ वाद दायर किया जा सकता है? जहाँ हमारे स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह संपत्ति स्थित है। धारा 16 के अंतर्गत हमारी अस्थावर संपत्ति से संबंधित हैं अस्थावर संपत्ति की रिकवरी के लिए वाद, अस्थावर संपत्ति के विभाजन का वाद, अस्थावर संपत्ति के मोचन विक्रय और प्रोबंध का वाद। ये हमारे धारा 16 के अंतर्गत अस्थावर संपत्ति के अन्य अधिकार या हित से संबंधित वाद, अस्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोष के प्रतिकर के लिए वाद, करस्तंभ या कुर्की, जंगम संपत्ति के प्रत्युत्थान के रिकवरी के लिए वाद, जंगम संपत्ति के। लेकिन इस धारा के अंतर्गत अस्थावर संपत्ति से संबंधित जो किराए का वाद है वह अस्थावर संपत्ति से संबंधित नहीं है। जो हमारा किराए का वाद है वो अस्थावर संपत्ति से संबंधित नहीं है। न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं जहां अनिश्चित हो, स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हो, वहां वाद संचित करने का स्थान धारा 18 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। जहां हमारी सीमाएं निश्चित है न्यायालय की अधिकारिता की, वहां धारा 18 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ये हमारे यूके में पहले आया हुआ है। अक्षय जबलपुर का निवासी है। कहाँ का? जबलपुर का निवासी है। दिल्ली में शिखर के विरुद्ध मानहानिकारक लेख प्रकाशित करता है। अभय के विरुद्ध शिखर इंदौर एवं दिल्ली दोनों में से किसी भी जगह वाद ला सकता है। धारा 19 में किसी भी जगह वाद लाया जा सकता है। ठीक है। मुंबई में रहने वाला मोहन दिल्ली में सोहन से मारपीट करता है। सोहन मोहन के विरुद्ध मुंबई में और दिल्ली में वाद ला सकता है धारा 19 के अनुसार। एक वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है। धारा 20 में जहाँ पर वाद हेतुक पैदा हुआ हो वहाँ पर वाद ला सकता है धारा 20 ग में। नेक्स्ट, ए शिमला में रहता है, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में। ए, बी और सी बनारस में इकट्ठे होते हैं। बी तथा सी की मांग पर दे एक संयुक्त प्रोमिसरी नोट बनाते हैं, ए को देते हैं। ए, बी तथा सी पर वाराणसी में या कोलकाता में या दिल्ली में वाद लाया जा सकता है धारा बी के अनुसार। वाराणसी में भी ला सकते हैं, कोलकाता में भी, दिल्ली में भी, कहीं पे भी वाद लाया जा सकता है। ये हमारी धारा 20 के अनुसार। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अंतर्गत, धारा 21 में क्या दिया गया है? धारा 21 के अंतर्गत वाद संचित करने की आपत्ति प्रथम बार न्यायालय में स्वीकृत होगी। धारा 21 के अंतर्गत वाद संचित करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में स्वीकृत होगी। धारा 21 में दिया गया है वाद संचित करने की आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में स्वीकृत होगी। ये हमारा कहाँ दिया गया है? धारा 21 में। ठीक है। धारा 21 इस संहिता का निष्कर्ष है अक्षेत्राधिकार, आर्थिक अक्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियां प्रथम सुलभ अवसर पर उठाई जानी चाहिए। ये हमारा यूपी और यूके में दोनों में आया गया है, प्रथम अवसर पर। ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत वाद दायर करने के स्थान के बारे में कोई भी आपत्ति किसी अपीलीय या पुनरीक्षण वाले न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक ऐसी आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय में न लाई गई हो।
प्रथम बार के न्यायालय में न लाई गई हो, प्रथम अवसर पर न की गई हो, परिणाम स्वरूप न्यायालय की विफलता न हुई हो। उपरोक्त तीनों शर्तों का पूरा करना हमारा आवश्यक है धारा 21 में। ठीक है, प्रथम बार के न्यायालय में न लाई गई हो, प्रथम अवसर पर न की गई हो, न्यायालय की विफलता न हुई ही हो। धारा 21 की ये तीनों शर्तें हमें पूरी करनी होगी। ठीक है, अब आता है हमारा धारा 24। धारा 24 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय को वाद के किसी भी प्रकरण पर वाद को अंतरित एवं प्रत्यारित करने की शक्ति है। धारा 24 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में या जिला न्यायालय को वाद के किसी भी प्रकरण पर वाद को अंतरित और प्रत्यारित करने की शक्ति है। किसी भी वाद को धारा 24 में उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी वाद को अंतरित कर सकता है, प्रत्यारित कर सकता है। ठीक है, अब आती है धारा 25। धारा 25 में वादों को अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करती है। वादों के अंतरण की किसकी शक्ति है? उच्चतम न्यायालय की शक्ति। किसकी शक्ति दी गई है? उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करती है धारा 25। नेक्स्ट, यदि उच्चतम न्यायालय की राय है कि आवेदन तुच्छ एवं तंग करने वाला है, तब वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि 2000 रुपये से अनधिक प्रति कर दे। 2000 रुपये से यदि तुच्छ और तंग करने वाला है तो 2000 रुपये तक का 2000 रुपये से अधिक प्रतिकर का आदेश दे सकता है। धारा 26 में दिया गया है हमारा वादों को संस्थित करने का उपबंध। क्या दिया गया है धारा 26 में? वादों को संस्थित करने का उपबंध। ये हमारा उत्तराखंड में आया हुआ है। पहले संहिता की धारा 26 एवं आदेश 4 वादों को संस्थित किए जाने से संबंधित है। धारा 26 और आदेश 4 में क्या दिया गया है? वादों को संस्थित किया जाना। प्रत्येक वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इसके लिए नियुक्त किए गए किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में उपस्थित करके संस्थित किया जाएगा। वाद पत्र के साथ शपथ पत्र भी संलग्न किया जाएगा। 2 प्रतियों में उपस्थित और शपथ पत्र भी संलग्न किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 32 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया है, न्यायालय को उसको उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। न्यायालय जिस व्यक्ति के अंतर्गत समन जारी किया गया है, न्यायालय उसको उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए उस पर अर्थदंड भी लगा सकता है। अर्थदंड कितने से अधिक नहीं होगा? 5000 रुपये से अधिक नहीं होगा। धारा 32 में जिस व्यक्ति के समन जारी किया गया है, न्यायालय उसको उपस्थित होने के लिए भी बाध्य कर सकता है और उस पर अर्थदंड कितना लगा सकता है? 5000 से जो अधिक नहीं होगा। उत्तराखंड में ये आया हुआ है। एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध समन जारी हो गया है, धारा 32 के अंतर्गत उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कैसे, कब किया जा सकता है? वारंट जारी करके किया जा सकता है, संपत्ति की कुर्की विक्रिया करके, जुर्माना करके 5000 रुपये से जो अधिक नहीं होगा, उपस्थिति के लिए प्रतिभूति लेकर। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड में आया गया है धारा 32 में। यदि किसी व्यक्ति के समन जारी कर दी गई है, उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सकता है वारंट जारी करके, संपत्ति की कुर्की विक्रय करके, जुर्माना करके, उपस्थिति के लिए प्रतिभूति लेकर। अब आती है हमारी धारा 34। धारा 34 में हमारा है ब्याज। क्या दिया गया है? ब्याज। धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय डिक्री की तारीख से सदाई की तारीख तक, पूर्वोत्तर तारीख तक जो ठीक समझे ब्याज दिला सकेगा। ऐसा ब्याज की दर कितनी प्रतिशत होगी? 6% वार्षिक से अधिक नहीं होगी। कितने प्रतिशत से? 6% से वार्षिक से अधिक नहीं होगी। 6% वार्षिक से अधिक नहीं होगी। 35 क्या में दिया गया है हमारा? मिथ्यातंक करने वाले दावों प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिक्रियात्मक खर्च। क्या दिया गया है 35 क्या में? खर्च। जो मिथ्यातंक करने वाले दावे हैं उनके लिए खर्च दिया गया है 35 क्या में। मिथ्यातंक करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिक्रियात्मक खर्च के रूप में कोई भी न्यायालय जिस रकम के लिए सदाई का आदेश करेगा वह रकम हमारी 3000 रुपये या उसकी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में से जो भी कम हो, अधिक रकम नहीं होगी। जो यदि कोई
दावे मिथ्यातन करने वाले हैं तो उनके प्रतिरक्षा के लिए जो खर्च होंगे न्यायालय उस रकम का आदेश दे सकता है जो धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में से हो या फिर 3,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। ठीक है। धारा 35 की कै में दिए गए प्रतीकात्मक खर्चे। धारा 35 ख में विलंब कारित करने के लिए खर्चा से संबंधित है। कैसे संबंधित है? विलंब कारित करने से संबंधित 35 ख और 35 ख प्रतीकात्मक खर्चे। अब आते हैं हमारी अभिव्यक्ति। प्रत्येक पक्षकार अपने निजी खर्च का वहन करेगा में विकसित है। प्रत्येक पक्षकार एक दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी नहीं है। ठीक है। अब आता है हमारा भाग 2। भाग 2 है हमारा एग्जीक्यूशन निष्पादन। धारा 36 के अनुसार डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित उपबंध आदेशों के निष्पादन के बारे में भी लागू होंगे। धारा 36 में दिया गया है जो डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित उपबंध है वे आदेशों के निष्पादन के बारे में भी लागू होंगे। धारा 37 डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को परिभाषित करती है। जो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय है उनको परिभाषित करती है धारा 37। नेक्स्ट धारा 38 वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। धारा 38 वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री पारित की जा सकेगी। धारा 38 में दिया गया है। धारा 38 के अंतर्गत एक सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है? डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसमें डिक्री पारित करने वाले न्यायालय द्वारा डिक्री निष्पादन के लिए भेजा गया हो। डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कर सकता है जिसमें डिक्री निष्पादन के लिए भेजा गया हो। ये सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के समकक्ष अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है। किसी ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा जिसे यह संहिता लागू होती है पारित डिक्री उस न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा सके जिसने उसे पारित किया हो या उस न्यायालय द्वारा जहां निष्पादन के लिए भेजी गई हो। निष्पादन हेतु वह डिक्री देश के भीतर किसी भी ऐसे न्यायालय को जो समकक्ष अधिकारिता रखता हो अंतरित की जा सकती है। किसे की जा सकती है? जहां निष्पादन के लिए भेजी गई हो या जिसने उसे पारित किया हो। ठीक है। डिक्री के निष्पादन के आवेदन को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है यदि प्रतिवादी उस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता में निवास करता हो या कारोबार करता हो जहां डिक्री के निष्पादन के आवेदन को अंतरित किया हो। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है कब? या तो वह वहाँ पे निवास करता हो या स्थानीय अधिकारिता में रहता हो या वह कारोबार करता हो तो डिक्री अंतरित की जा सकती है। फिर आते हैं हमारे अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। धारा 42 में कहाँ दी गई है? धारा 42 में वह न्यायालय जिसको डिक्री निष्पादित करने के लिए अंतरित की गई है निष्पादन करते समय डिक्री के अंतरित की प्रेरणा से निष्पादन का आदेश नहीं दे सकता। ठीक है। धारा 42(2) में दिया गया है वह न्यायालय जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है उसको निम्न शक्तियाँ भी होगी। क्या कौन कौन सी शक्तियाँ होगी? धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेज सकता है। धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए भेज सकता है। धारा 50 के अंतर्गत मर्त निर्णीत सरणी के विधिक प्रतिविधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करने की शक्ति भी है। डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति भी है। ठीक। अब बात है हमारी धारा 44 कै। धारा 44 कै के अनुसार हमारा किसी अन्य राज्य की डिक्री को वैयक्तिकार के आधार पर निष्पादित करते समय न्यायालय उस डिक्री को उसी प्रकार निष्पादित कर सकता है। यदि अन्य राज्य की डिक्री को वैयक्तिकार के आधार पर निष्पादित करते समय न्यायालय उस डिक्री को उसी प्रकार निष्पादित कर सकता है जैसे कि उसने सव्य को पारित किया हो। ठीक है। धारा 45 में है हमारा भारत के बाहर की डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित।
धारा 45 क्या के बारे में दिया गया है? भारत के बाहर डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित दी गई है, निष्पादन से संबंधित है। धारा 46 में आज्ञा पत्र है। क्या है? धारा 46 में आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र से तात्पर्य ऐसे आदेश या निर्देशों से है जिसके अंतर्गत डिक्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य न्यायालय को उस डिक्री के निष्पादन करने के लिए समक्ष हो आज्ञा पत्र द्वारा अपेक्षा करता है वह निर्णीत श्रेणी की संपत्ति कुर्क करे। आदेश या निर्णय से है जो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय है अन्य न्यायालय को उस डिक्री का निष्पादन करने के लिए सक्षम हो आज्ञा पत्र द्वारा अपेक्षा कर सकता है कि संपत्ति कुर्क करे। धारा 47 पर्सन जिनका उदाहरण डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय करेगा। डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री का निष्पादन उन्मोचन या तुष्टि कर सकता है। जो डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री का निष्पादन कर सकता है, उन्मोचन कर सकता है, तुष्टि कर सकता है, जबकि वह डिक्री में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता। ना तो परिवर्तन कर सकता है और ना ही संशोधन कर सकता है। क्या कर सकता है? डिक्री का निष्पादन कर सकता है, उन्मोचन कर सकता है, तुष्टि कर सकता है। धारा 47 में यह हमारा उत्तराखंड में पूछ लेते हैं कि धारा जो हमारी 47 है उसमें क्या कर सकते हैं? डिक्री का निष्पादन कर सकते हैं, उन्मोचन कर सकते हैं, तुष्टि कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन और संशोधन नहीं कर सकते हैं। किसी डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, तब ऐसा प्रश्न डिक्री का निष्पादन कर रहे न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? यदि प्रश्न यह होगा कि कोई व्यक्ति पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, तब ऐसे प्रश्न का डिक्री का निष्पादन जो न्यायालय कर रहा है वह न्यायालय अवधारित करेगा कि वह पक्षकार प्रतिनिधि है या नहीं। अब आता है धारा 49। धारा 49 में दी गई है हमारी अंतरिति। अंतरिति क्या है? डिक्री का अंतरिति साम्याओं का धारण करेगा जो मूल डिक्रीदार के विरुद्ध निर्णीत ऋणी परिवर्तित करा सकता है। कौन करेगा साम्याओं का धारण? जो मूल डिक्रीदार के विरुद्ध निर्णीत सरणी परिवर्तित करा सकता है। धारा 49 में है अंतरिति। ठीक है। धारा 50 में है हमारा धारा 50 विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री के परिवर्तन की बात करता है। किसके विरुद्ध? विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री के परिवर्तन की बात करता है। धारा 50 उत्तराखंड जे में पूछा गया है। विधिक प्रतिनिधि के इसके विरुद्ध डिक्री के विरुद्ध डिक्री के परिवर्तन की बात करती है धारा 50। इसका इंपॉर्टेंट केस है जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन। जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता की CPC की धारा 51 को मान्य घोषित किया है। किसको घोषित किया गया है? 51 को मान्य घोषित किया गया है। जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम में धारा 51 को मान्य घोषित किया गया है। धारा 51 है क्या? धारा 51 के अंतर्गत न्यायालय निष्पादन कराने का आदेश नहीं दे सकता पक्षकार पर समन के निर्वाह द्वारा। निष्पादन कराने का आदेश नहीं दे सकता पक्षकार पर समन के निर्वाह द्वारा। ठीक। जबकि निष्पादन कराने का निम्न आदेश दे सकता है निर्दिष्ट रूप से डिक्रीत किसी संपत्ति के परिधान द्वारा, किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रिया द्वारा, धारा 58 के अंतर्गत गिरफ्तारी एवं उल्लिखित अवधि के निरोध द्वारा। ठीक। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।